वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। आप है अपने भाई अपने दोस्त मनीष के साथ। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 को कंप्लीट किया था हमने अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। विच नॉवल ऑफ हेमिंग्वे इज बेस्ड ऑन इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। सो हेमिंग्वे का कौन सा नॉवल है जो इटालियन कैंपेन वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड है? ए फेयरवेल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेज, मैन विदाउट वुमेन, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। सो गाइस आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंग्वेज नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन ऑफ द सी का ओरिजिनल टाइटल है इन आवर टाइम्स, 3 स्टोरीज ऑफ 10 पोएम्स, द सी इन बीइंग, द स्नो ऑफ किलिमांजारो। गाइज इन आवर टाइम इनका शॉर्ट स्टोरी है, 3 स्टोरीज ऑफ 10 पोएम्स ये भी शॉर्ट स्टोरी है, द स्नो ऑफ किलिमांजारो ये भी शॉर्ट स्टोरी है, द सी इन बीइंग इसका क्वेश्चन का आंसर है। जो टाइटल था ओरिजिनल टाइटल ओल्ड मैन एंड द सी का वो द सी इन बीइंग जो 1952 में पब्लिश हुआ। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ओल्ड मैन एंड द सी मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल है जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है एग्जाम में आने के। तो सभी जो भी इसके की पॉइंट्स है ओल्ड मैन एंड द सी से वो सभी के सभी मैंने इस एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर लिए हैं। सो बिगिन करते हैं। नंबर 1, लास्ट मेजर वर्क फॉर फिक्शन बाय हेमिंग्वे। हेमिंग्वे का जो लास्ट मेजर वर्क था ये द ओल्ड मैन एंड द सी था। सेकंड, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन है जिनका नाम सैंटियागो है। सैंटियागो एक मछुआरे हैं जिन्हें 84 डेज हो चुके हैं, कोई भी मछली वो नहीं पकड़ पाए। सो काफ़ी आलोचना उनकी सोसाइटी में होती है। तो फिर वे निकल पड़ते हैं एक समुद्र में एक ऐसी जर्नी पर जहां वो खुद को प्रूव कर सके। नेक्स्ट उनका जो डी मैगी एक अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर है, वो सैंटियागो के जो रोल मॉडल है, क्योंकि जो मैगी की जो फैमिली कंडीशन रही थी एक समय पर वो सैंटियागो के फैमिली के समान ही थी। नेक्स्ट, सैंटियागो स्ट्रगल करते हैं एक जायंट मछली का नाम है मार्लिन। 3 दिन तक मछली के साथ स्ट्रगल चलता है, 3 दिन और 2 रात, गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा इन फ्लोरिडा। नेक्स्ट, मार्लिन इज 18 फीट लॉन्ग फिश, 18 फीट लंबी ये मछली है मार्लिन। मैनोलिन एक यंग बॉय है जो सैंटियागो को पसंद करता है और सैंटियागो से मछली पकड़ना सीखना चाहता है। ट्यूना फिश जो सैंटियागो कैच करते हैं और उसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, सैंटियागो सेड दैट आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस। जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब सैंटियागो फील करते हैं कि मेरी इच्छा है कि वो लड़का मतलब मैनोलिन उनके साथ होता और वो इस स्ट्रगल को देखता। नेक्स्ट पॉइंट, इन द इवेंट ऑफ सक्सेस सैंटियागो वॉज फॉर मेकिंग ए पिलग्रिमेज टू वर्जिन डी कोबरा। Next, according to Santiago, man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. Important line up, guys. Next, the struggle between Santiago and Marlin symbolize the struggle of mankind against nature. So generally explanation 12 के 12 पॉइंट्स का मैंने कर दिया है। सो रैपिडली किया है गाइस ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और साथ ही आप प्रॉपर तरीके से इन 12 पॉइंट्स को करिए। और मैं आशा करता हूं कि कोई भी अगर एग्जाम में ओल्ड मैन एंड द सी से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो निश्चित रूप से आप उसको सोल्व करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हैरी ए वास्ड अप राइटर इज द कैरेक्टर ऑफ। हैरी ए वास्ड अप राइटर होता है गाइज, वास्ड अप मतलब एक राइटर जिसका लास्ट चल रहा होता है, उसका जो करियर का जो पड़ाव होता है जो एंड की तरफ होता है उसको वास्ड अप राइटर बोलते हैं। तो ये किस वर्क से रिलेटेड है हेमिंग्वे के? द सन ऑफ किलिमंजारो, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, डेथ इन द आफ्टरनून, ए मूवेबल फीस्ट। ये कैरेक्टर है हैरी वास्ड अप राइटर, ये स्नो ऑफ किलिमंजारो जो 1936 की शॉर्ट स्टोरी है।
द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935, ये इनका नॉन फिक्शन वर्क है। डेथ इन द आफ्टरनून नॉन फिक्शन वर्क है 1932। और ए मूवेबल फिस्ट पोस्टहुमसली पब्लिश हुआ था 1964 में, जो एक इनका मेमोयर है हेमिंगवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे डज स्टार्ट फ्रॉम द एपिडेमिक कोलेरा? कौन सा नॉवल स्टार्ट होता है कोलेरा डिजीज से? द गार्डन ऑफ ईडन, ट्रू एट फर्स्ट लाइट, ए फेयरवेल टू आर्म्स, द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। सो गाइस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929 स्टार्ट होता है कोलेरा एपिडेमिक से, जिसके जो प्रमुख जो कैरेक्टर है वो फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पाको ए यंग वेटर अप्रेंटिस एंड डिजायर टू बिकम ए मैटाडोर इज द कैरेक्टर ऑफ। पैको एक यंग वेटर है जो जिसकी इच्छा होती है कि वो मैटाडोर बने। मैटाडोर जो बुल के साथ जो फाइट करता है स्पेन में, तो वो किस नोवेल का कैरेक्टर है या किस स्टोरी का कैरेक्टर है? द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड 1938, फिस्टा 1926, द निक एडम स्टोरीज 1972, अंडर किलिमांजारो 2005। सो गाइस द आंसर विल बी द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड 1938। ये एक शॉर्ट स्टोरी है हेमिंगवे की। फिस्टा एक नोवेल है जिसको द सन ऑल्सो राइजेस भी बोलते हैं। द निक एडम स्टोरीज भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और अंडर किलिमांजारो उनका नोवेल है जो पोस्टहुमसली पब्लिश हुआ था 2005 में। एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज रिटन इन 1936। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एस्क्वायर मैगजीन अंडर द टाइटल द हॉर्न्स ऑफ द बुल। द हॉर्न्स ऑफ द बुल टाइटल के अंडर इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड को, लेकिन लेटर ऑन इसको पब्लिश किया गया जो 1938 का कलेक्शन था हेमिंगवे का, द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज, तब ये टाइटल दिया गया था द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवेज नोवेल फॉर हुम द बेल टोल सेज द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज? ऑप्शन ए रॉबर्ट जॉर्डन, बी पिलर, सी पैब्लो, डी एंसेल्मो। रॉबर्ट जॉर्डन जो मेन कैरेक्टर है फॉर हुम द बेल टोल्स का 1940 में नोवेल आया था। पिलर ये जो पैब्लो है, पैब्लो की वाइफ है पिलर, ये लीड करते हैं गोरिल्ला जो इनका ग्रुप होता है। एंसेल्मो एक ओल्ड एक्सपीरियंस पर्सन है जो जॉर्डन को सजेस्ट करते हैं, युद्ध की बारीकियों को समझाते हैं। सो द आंसर विल बी पिलर। पिलर इज द वाइफ ऑफ पैब्लो। क्वेश्चन नंबर 27, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन? लॉस्ट जनरेशन की बाइबल किस वर्क को कहा जाता है? द किलर, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द सन ऑल्सो राइजेस, आइलैंड इन द स्ट्रीम। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था लॉस्ट जनरेशन के नाम से। द सन ऑल्सो राइजेस 1926 का पब्लिकेशन है। द किलर इनकी शॉर्ट स्टोरी है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी शॉर्ट स्टोरी है। आइलैंड इन द स्ट्रीम इनका पोस्टहुमसली पब्लिश जो फर्स्ट नोवेल था 1970 में, वो आइलैंड इन द स्ट्रीम था। सो द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 28, डेथ इन द आफ्टरनून इज ए बुक अबाउट बुल फाइटिंग, लव एंड वार, स्पेनिश सिविल वार, सेकंड वर्ल्ड वार। गाइस प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था डेथ इन द आफ्टरनून इज बेस्ड ऑन, वो क्वेश्चन सॉरी फॉर दैट वो गलत था। वो जो उसमें लिखा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बुल फाइटिंग है। सो आप याद रखिएगा डेथ इन द आफ्टरनून जो इनका नॉन फिक्शन वर्क था हेमिंगवे का 1932 में पब्लिश हुआ था, और ये बुक एक्सप्रेस करती है बुल फाइटिंग को। सो द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द निकनेम ऑफ हेमिंगवे? हेमिंगवे का निकनेम है पापा लॉर्ड मिलर वॉरियर, तो हेमिंगवे का निकनेम है पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच वर्क्स वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ? Island in the Stream 1970, The Garden of Eden 1986, The Danger Summer 1985, Winner Take Nothing 1933। Winner Take Nothing 1933 guys इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। सो द डेंजर समर 1985 इनका नॉन फिक्शन पोस्टहुमसली पब्लिश्ड वर्क है। द गार्डन ऑफ ईडन 1986। गाइस द गार्डन ऑफ ईडन की जो शुरुआत की थी हेमिंगवे ने लिखने की 1946 में करी थी, और 1961 में हेमिंगवे की डेथ हो गई। तो द आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर बी, द गार्डन ऑफ ईडन 1986। और आइलैंड इन द स्ट्रीम मैंने बताया था ये 1970 का ये फर्स्ट पोस्टहुमसली पब्लिश नोवेल था, लेकिन द गार्डन ऑफ ईडन की जो शुरुआत करी थी वो 1946 में की थी, इसलिए उसको लेफ्ट इनकम्प्लीट बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हेमिंगवेज मैन एट वार इज बेस्ड ऑन। मैन एट वार एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये किस पर बेस करता है? एन आइडिया सजेस्टेड बाय विलियम कोजलेंको, ए वर्ड ऑफ फिलियट इंस्पायर्ड बाय जिम जोशी, नन ऑफ द अबव। द आंसर विल बी ए, एन आइडिया सजेस्टेड बाय विलियम कोजलेंको। क्वेश्चन नंबर 32, काउंट ग्रिफी द कैरेक्टर ऑफ टू हैव एंड हैव नॉट 1937 में इनका नोवेल आया था। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950 में आया था। ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929, डेडलाइन टोरंटो 1985। डेडलाइन टोरंटो 1985 गाइस इनका नॉन फिक्शन वर्क है जो पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ था 1985 में, याद रखिए डेडलाइन टोरंटो। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर है ए फेयरवेल टू आर्म्स। जो काउंट ग्रिफी है ये एक 94 ईयर्स ओल्ड मैन है जो कुछ पास्ट की जो घटनाएं होती है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ये शेयर करते हैं, फ्रेडरिक हेनरी। So next question number 33, the setting of the novel across the river and into the trees is post World War II, post World War I, post Spanish War, none of the above. So guys the answer will be post World War II। across the river and into the tree की जो setting है वो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद की setting है। इसमें दो मुख्य कैरेक्टर है, कर्नल कैंटवॉल और रिनेटा। ये एक जो उनकी सेटिंग है वो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के वेनिस में है। और जो ये कैंटवेल होते हैं, जो कर्नल कैंटवेल होते हैं, ये अपनी हॉलीडे के या लीव के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, he flew several missions with the Royal Air Force and he crossed the English Channel with American troops in 1944 with the writer। guys the option will be a, हेमिंगवे, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था अमेरिकन ट्रूप्स के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ए फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। फेयरवेल टू आर्म्स 5 बुक में डिवाइड किया हुआ है गाइस। द आंसर विल बी ए, फ्रेडरिक हेनरी नरेट्स द स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन। फ्रेडरिक हेनरी जो कि आपके जो सेंट्रल कैरेक्टर है ए फेयरवेल टू आर्म्स के, वो इसको फर्स्ट पर्सन के रूप में नरेट करते हैं। सो गाइस पार्ट 2 कंप्लीट हुआ अर्नेस्ट हेमिंगवे का। और गाइस बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये सब चीज़ें तैयार करके लाता हूँ, जिसमें कि कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट योर ब्रदर, योर फ्रेंड। आपका कुछ प्यार मिलेगा, लाइक मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, तो मुझे एक स्टैमिना मिलेगी। सो प्लीज़ कोऑपरेट अस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। थैंक यू सो मच गाइज।